नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना मसले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी की ओर से कोरोना पर श्वेत पत्र जारी किया गया। तीसरी लहर को लेकर सरकार को कई सलाह दी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से पूरी तैयारी की जाए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की ओर से गरीबों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए और कोविड प्रभावित परिवारों को मदद देने के लिए कोविड मुआवजा कोष स्थापित करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि श्वेत पत्र का लक्ष्य सरकार पर अंगुली उठाना नहीं है। हम सरकार की गलतियां इसलिए बता रही हैं ताकि आने वाले समय में गलतियों को ठीक किया जा सके। राहुल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए हम फिर से कह रहे हैं कि सरकार को तीसरी लहर की पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं का पहले से इंतजाम कर लेना चाहिए। राहुल ने कहा कि दूसरी लहर की भी वैज्ञानिकों ने पहले चेतावनी दी थी। उस समय सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था, जो व्यवहार होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिला। इसके बाद दूसरी लहर का हम सब पर असर हुआ। कांग्रेस के श्वेत पत्र में तीसरी लहर की तैयारी, दूसरी लहर में रही कमी, आर्थिक रूप से मदद और मुआवजे की व्यवस्था 4 बिंदु बताए गए। रिकॉर्ड टीकाकरण पर राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीनेशन की अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन सिर्फ एक दिन ही नहीं, हर रोज बड़ी संख्या में टीके लगाना चाहिए। आखिर वैक्सीनेशन से ही कोरोना हार सकता है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 39,000 से भी ज्यादा नए केस आए सामने। 1,103 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 6 लाख से भी ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने से रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 76,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,270 नए मरीज मिले, जबकि 13,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 352 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 89 से ज्यादा केस मिले। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब तक 1,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल का भाव 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। डीजल के रेट में भी 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई। तेल कीमतों में हुए इजाफे के बाद दिल्ली के बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 97 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई। डीजल का भाव भी बढ़कर 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर से अधिक हो गया। प्रदेश में कोरोना से 162 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 29 लोगों की जान चली गई। 287 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 2000 से भी ज्यादा हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया। अब सुबह 9 बजे की बजाय 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक स्कूलों का टाइम रहेगा। 3 की बजाय अब 4 घंटे स्कूल खुलेंगे। विभाग ने पत्र जारी किया। फरीदाबाद में स्वदेशी जागरण मंच ने विश्व जागृति दिवस पर बीके चौक सहित अलग अलग 25 जगहों पर पेटेंट फ्री वैक्सीन संकल्प कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें मंच पर और बाकी संस्थाओं से जुड़े लगभग 300 कार्यकर्ताओं ने कोविड वैक्सीन को सर्वसुलभ बनवाने के लिए इसे पेटेंट मुक्त करने के पोस्टर्स और बैनर हाथ में लेकर हिस्सा लिया। मंच के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करते रहना चाहिए, तभी हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं। फरीदाबाद के गांव खोरी में तोड़फोड़ को लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। हजारों की आबादी को अभी भी उम्मीद है कि शायद सरकार उन्हें घरों को बचा लेगी। कुछ लोगों के पास दिल्ली के दस्तावेज हैं। ऐसे में जनता में असमंजस इस बात को लेकर भी है, उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। खोरी गांव के लोग सरकार से पुनर्वास की भी मांग कर रहे हैं। दिल्ली और फरीदाबाद की सीमा पर बसे गांव खोरी में डिमार्केशन को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। नगर निगम ने ड्रोन से सर्वे कराया है, लेकिन फरीदाबाद और दिल्ली के बीच सीमा रेखा को लेकर अभी कोई भी कुछ बोलने से बच रहा है। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करीब 1 दर्जन आम आदमी पार्टी के नेताओं को घर में ही नजरबंद किया गया। भारी संख्या में सराय ख्वाजा बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात किया गया। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता गांव खोरी के लोगों के साथ पैदल मार्च कर प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपने को लेकर इकट्ठा हुए थे। रादौर में कांग्रेसी विधायक बीएल सैनी ने अपने कार्यालय पर आए लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौका पर ही निपटारा भी किया। विधायक बीएल सैनी ने कहा कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसान धक्के खाने पर मजबूर है। उन्होंने 2014 से 2018 तक करीब 657 कनेक्शन जारी होने थे, उनमें से सिर्फ 55 कनेक्शन ही जारी किए गए।
बीएल सैनी ने कहा कि रादौर में नगर पालिका के गठन के बाद ऐसी कई कॉलोनियां हैं जिनको सरकार ने आज तक अप्रूव्ड नहीं किया, जिस कारण रजिस्ट्रियां नहीं हो पाने से लोग परेशान हैं। पिरथला में नगर निगम में शामिल किए गए 7 गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा, जिससे सभी समस्याएं दूर होंगी। एफएमडीए की सीईओ और नगर निगम कमिश्नर से विधायक नयनपाल रावत मिले हैं। विधायक ने गांव को ही हो रही दुर्दशा के बारे में बताया। कहा कि जल्द ही इन गांवों में विकास कार्य किए जाएं, ताकि आगे बरसात का मौसम है और गलियों और सड़कों पर सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। गरिमा मित्तल ने बताया कि उनको विधायक नयनपाल रावत ने गांवों की स्थिति के बारे में बताया। इसको लेकर उन्होंने तुरंत एक्सीएन को इसका चार्ज सौंपा है और जल्द ही लोगों को हो रही परेशानी से छुटकारा भी दिलाया जाएगा। अरावली पर बरसाती पानी गुरुग्राम शहर के अंदर दाखिल ही ना हो, इसके लिए प्रशासन ने फरीदाबाद से जुड़ी तमाम पहाड़ी श्रृंखलाओं रास्तों पर चेक डैम की व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी। माने जीएमडीए के अधिकारी की माने तो 2019 में शहर भर में 69 ऐसे इलाके थे जहां जल भराव की स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन 2021 में ये संख्या घटकर 39 के करीब रह गई है। NH48 पर इफ्को चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक और नरसिंहपुर सर्विस लेन में जल भराव का स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पंप सेट के साथ साथ अधिकारियों की 24 घंटे तैनाती का विकल्प भी रखा गया है। कैथल में बिजली कर्मचारियों ने ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो धरना आगे भी जारी रहेगा। बिजली कर्मियों का कहना है कि एक्सीएन और एसडीओ किसी के बहकावे में आकर कर्मचारियों के तबादले इधर उधर कर रहे हैं, जबकि नियम के तहत तबादले पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होने चाहिए। सोहना में नगर परिषद विभाग जल्द ही अरावली पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित अवैध फार्म हाउसों पर पीला पंजा जलाकर ध्वस्त करेगा, जिसके लिए परिषद रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। विभाग ने इसके लिए 5 अवैध फर्म मालिकों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर दोबारा निर्माण कर लिया था। इससे पहले भी परिषद 40 मालिकों को नोटिस जारी कर चुकी है। नगर परिषद के अधिकारियों का यह कहना है कि एनजीटी के आदेश पर परिषद जल्द ही अवैध फार्म हाउसों का ध्वस्त करेगा। विभाग ने कुल 45 फार्म मालिकों को नोटिस जारी भी किए हैं। कुंडली में सुशांत सिटी में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का सीएम फ्लाइंग टीम और पुलिस ने पर्दाफाश किया। टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को काबू में कर लिया है। वह आरोपी विदेशी लोगों के सिस्टम और लैपटॉप पर ऑनलाइन पॉपअप मैसेज भेजते हैं और वायरस का डर दिखाकर ठगी करते थे। यह कॉल सेंटर पिछले 6 महीने से चल रहा था। इफ्को ने हरियाणा में नैनो यूरिया लॉन्च कर दिया है। दानेदार यूरिया के मुकाबले नैनो यूरिया के इस्तेमाल से 10% तक पैदावार बढ़ेगी और लागत और प्रदूषण कम होगा। लॉन्चिंग से पहले नैनो यूरिया का ट्रायल 11,000 किसानों और 94 फसलों पर किया गया है। किसान ने नैनो यूरिया के कीमत और स्प्रे के खर्च पर सवाल उठाए हैं। करनाल में करीब 6 करोड़ की लागत से बन रहे स्मार्ट फुटपाथ को निगम ने उखाड़ दिया। शहर में जारी उखाड़ो बनाओ की नीति का खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। शहरवासियों ने स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्यों की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। शहरवासियों ने कहा कि एक विभाग निर्माण करता है तो दूसरा उसे उखाड़ने पहुंच जाता है। तालमेल नहीं होने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। गुरुग्राम में बाबा आग के गोलों के बीच तप करके लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं कि वो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। अरावली पहाड़ी के बीच घामडौच भोंसी गांव स्थित गीतानंद आश्रम में बाबा जय आनंद पिछले 1 महीने से तप कर बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि लोगों में जागरूकता जरूरी है। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज किया गया है। पिछले ही दिन देश ने टीका लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक एक दिन में कोरोना वैक्सीन की 84 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। टीकाकरण का रिकॉर्ड बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताते हुए ट्वीट कर वेल डन इंडिया कहा। वही कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा कवच पहनने में अव्वल चल रहे प्रदेशों में शुमार हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नया रिकॉर्ड बना दिया। मेगा वैक्सीनेशन डे पर कुल 3700 टीकाकरण केंद्रों पर 6,27,136 लोगों ने टीकाकरण करवाया है। इनमें 5,64,273 लोगों ने पहली डोज ली है, जबकि 62,863 लोगों ने दूसरी खुराक ली है। प्रदेश में अभी तक कुल 76,59,624 लोग टीकाकरण करा चुके हैं। गुरुग्राम में सर्वाधिक 1,04,178 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। 17,027 टीकाकरण के साथ फरीदाबाद दूसरे स्थान पर है। 40,728 लोगों के टीकाकरण के साथ करनाल तीसरे पायदान पर रहा।
प्रदेश में लोगों ने टीकाकरण के प्रति ऐसी दिलचस्पी दिखाई कि सारा दिन टीकाकरण केंद्रों पर लाइनें लगी रहीं। सरकार ने जहां 2.5 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था, वहीं 6.25 लाख से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण करवाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट पर कोरोना वायरस वैक्सीन कम असरदार पाई जा रही है। राहत की बात यह भी है कि वैक्सीन से मौत का खतरा कम हो जाता है और गंभीर बीमारी से बचाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इसका कारण कई म्यूटेशन में हो रहे बदलावों को माना जा रहा है। यही वजह है कि वैक्सीन का असर कम हो सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट में हुए म्यूटेशन की वजह से बना है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वायरस के इस नए स्वरूप को लेकर चिंता जाहिर की है। पूरी दुनिया में अब तक 29 देशों में इस बदले हुए स्वरूप ने सबसे ज्यादा तबाही मचानी शुरू कर दी है। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉट बेचने का काम धड़ल्ले से जारी था। कुछ भूमाफिया भौंडसी इलाके में अवैध कॉलोनियों को बसा रहे थे, जिस पर डीटीपी ने मौके पर पहुंचकर 2 कॉलोनियों में बनाए जा रहे मकानों को ध्वस्त किया है। कॉलोनियों में अवैध प्लॉटिंग करने के लिए बाकायदा फर्जी तरीके से कच्ची सड़कें और बिजली के खंभे भी लगाए जा रहे थे। डीटीपी ने पुलिस बल और जेसीबी साथ लेकर पहुंचकर अवैध कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई की है। करनाल में शोधानंद अनाथालय में अब छात्राएं कोई भी परेशानी होने पर सीधे अधिकारियों के से संपर्क कर सकेंगे। छात्राएं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी अपनी समस्या के बारे में बता सकेंगी। इसी के साथ सभी संबंधित अधिकारियों के भी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। छात्राओं की हर 15 दिन में काउंसलिंग की जाएगी, जिसके लिए ट्रेंड काउंसलर की नियुक्ति भी की जाएगी। अंबाला छावनी में आर्मी में तैनात महिला लेफ्टिनेंट ने खुद को फांसी के फंदे पर लटकाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने महिला के पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिजनों का यह कहना है कि शुरू से ही महिला का पति दहेज के लिए मारपीट कर रहा था, उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता था, जिसके चलते तंग आकर महिला ने आत्महत्या कर ली। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। टोहाना में नगर परिषद में होने वाले बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र बबली आने की सूचना पाकर किसानों ने नगर परिषद के बाहर आकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस करने की मांग की और कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो बीजेपी जेजेपी नेताओं के किसी कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। किसानों ने कहा कि ये नेता चुनाव के समय तो वोट मांगने के लिए आते हैं लोग, लेकिन वोट लेने के बाद प्राइवेट कंपनियों के हित में कृषि कानून बना देते हैं ताकि किसानों को लूटा जा सके। टोहाना में मुख्यमंत्री सीएम फ्लाइंग की टीम ने शहर के रेतिया रोड स्थित ग्रोवर डेयरी में छापेमारी की। इस दौरान कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके अंडरग्राउंड हो गए। विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए दुकान से घी, दूध, दही और अन्य वस्तुओं के सैंपल लिए, जो जांच के लिए भेजे जाएंगे। सुरक्षा विभाग के निरीक्षक सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि गर्मी के सीजन में दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी सामान बेचकर लोगों से सेहत से खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए यह अभियान चलाया गया। पलवल नेशनल हाईवे 19 पर ढाबा मालिक पर हमला करने आए बाइकर्स ने ढाबा मालिक न मिलने पर रसोइया की गोली मारकर हत्या कर दी और ढाबे से 10,000 रुपए लूटकर मौके से भागने में सफल हो गए। हत्या लूट के बाद आरोपियों ने ढाबा मालिक से फोन पर 50,000 रुपए रंगदारी मांगी और न देने पर इसी तरह जान से मारने की धमकी भी दे दी है। महेंद्रगढ़ में खंड सतनाली में गांव सुरेहती पीलिनिया में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में लोग लाठी डंडों समेत कुल्हाड़ी हाथों में लिए दिखाई दिए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर झज्जर प्रशासन की पूरी तरह से सजग है। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कोई कोताही और लापरवाही न बरती जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी समय समय पर मेडिकल स्टाफ भी की बैठक ले रहे हैं। जिला उपायुक्त कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने नागरिक अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उपायुक्त ने नागरिक अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। पूनिया ने बताया कि उच्च लेवल पर यह बता दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर संभावित है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला शहर के पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते बैठक को रद्द कर दिया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग किसानों ने तोड़ दी और किसान पंचायत भवन में दाखिल हो गए। किसानों और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। पूरे प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी में भी बड़ी तादाद में लोगों ने टीकाकरण करवाया। लोगों में दिखा पहले से ज्यादा जोश। भिवानी में 25,000 से भी ज्यादा का टारगेट रखा गया था। भिवानी के डीसी जयवीर आर्य ने बताया कि वैक्सीनेशन ही बीमारी से बचने का उपाय, इसलिए किया मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निर्देशों पर अंबाला छावनी में 61 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए ताकि कोरोना के खिलाफ जंग हो और मजबूती से लड़ा जा सके।
वैक्सीनेशन लगवाने आए लोगों ने बताया कि सरकार का ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बढ़िया तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। करनाल के ट्विंगर माजरा गांव में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के विरोध में विश्वकर्मा समाज के लोगों में रोष है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में जारी की गई एडवाइजरी पर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन एवं दलित शोषण मुक्ति मंच की केंद्रीय कमेटी अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि कानून की कोई न्यायी व्याख्या पेश करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम मांग करते हैं कि ग्रामीण मंत्रालय की एडवाइजरी को सरकार तुरंत वापस ले। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सरोवर में नहाने के लिए उतरा एक युवक डूब गया, जिसके चलते युवक की जान चली गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हुई है, जल्द ही मृतक की पहचान करके शव परिजनों को सौंपा जाएगा। फतेहाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों की मांगों को लेकर जमकर विरोध किया। विद्यार्थियों की परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन करवाने की मांग की गई। विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन सहित विभिन्न मांगों को लेकर फतेहाबाद एमएम कॉलेज के बाहर छात्रों ने नारेबाजी की है। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमरदीप को हथियारों सहित काबू में किया। अपहरण, फिरौती, आगजनी, अवैध कब्जे, अवैध असला, हत्या का प्रयास और गिरोह बंदी के करीब 31 मामले दर्ज किए गए। आरोपी के खिलाफ थाना कृष्णा गेट्स में असला अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। यूपी के नोएडा में एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। इस मामले में यूपी एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया। यह रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था और इसमें मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाकर उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने के भी सबूत मिले हैं। अभी तक सिर्फ 2 ही गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले 1 साल में 350 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। जम्मू कश्मीर में रविवार देर रात शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकी को मार गिराया। तीनों लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में पहले एक आतंकी को मार गिराया। इसके बाद जारी एनकाउंटर में 2 और आतंकियों को मारा गिराया गया। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि लश्कर का टॉप आतंकी मुदासिर पंडित, जो 3 पुलिसकर्मियों की हत्या, 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था, उसे भी मार गिराया गया। कानपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई बच्चों समेत दर्जन भर सवारियां घायल हुईं। हादसे के बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके से भागने में सफल हो गए। हादसे के वक्त बस में करीब 3 दर्जन सवारियां सवार थे। रोडवेज बस उरई से कानपुर आ रही थी। कुछ देर पहले इसी रास्ते पर हुए इस बस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। कोरोना महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा कैंसिल कर दी गई है। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था होगी। इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी।